दोस्तों स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर में। दोस्तों इंडियन आर्मी भर्ती 2024 बड़ी जोर और शोर से चल रही है। दोस्तों 22 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक की जो शिफ्ट हुई है उनमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन किस टॉपिक से उठाए जा रहे हैं। इन सारी शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है साइंस की बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट। और वो भी कंटेंट कहाँ से दोस्तों, जो कंटेंट अपना साइंस का सिलेबस है और जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं उसके आसपास की सारी चीजें आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो देर किस बात की, डर किस बात का, आप मेरे साथ तालमेल बना करके आगे बढ़िए। कर देंगे एग्जाम की खोपड़ी के अंदर छेद और क्रैक कर देंगे इस एग्जाम को। तो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि मनुष्य के शरीर का ताप नियमन इसके द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस होगा, मेडुला ओब्लांगेटा होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा। ये चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कंट्रोल कौन करता है उसकी बात करते हैं। दोस्तों पिछले शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि साइकिल चलाते समय शरीर का नियंत्रण या फिर बैठते उठते समय शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर था अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। उसी प्रकार से हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ध्यान देना, शरीर के तापमान का नियमन करता है। दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है भूख व प्यास का नियमन कौन करता है, तो भी आपको याद रखना है कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस भूख प्यास निद्रा काम भावना शरीर तापमान इन क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति काम करते हुए पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोनों का कंट्रोल भी करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिला, सारी बातों को गौर से सुन करके आगे बढ़ना है। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मस्तिष्क से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों ये जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, वहां से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, कपाल तथा मेरु तंत्रिकाएं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, अनुकंपी प्रानुकंपी और मेडुलेटेड या नॉन मेडुलेटेड तंत्रिकाएं आती हैं। बताओ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आएगा, तो बिल्कुल दोस्तों याद रख लेना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। दोस्तों कौन आएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। चलो आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का सेरिबेलम निम्न में से संबंधित है। देखो सेरिबेलम की बात कर रहा है अगला, किससे संबंधित है, तीव्र पेशी क्रियाओं के नियंत्रण से, स्वर के समन्वय व नियमन से, शरीर के संतुलन स्थिति मुख मुद्रा का नियमन, उपरोक्त सभी से। मैं बता ही रहा था कि कल की जो शिफ्ट थी उसके अंदर आया था कि साइकिल चलाते समय शरीर का जो कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो उसका करेक्ट आंसर था अनुमस्तिष्क, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों सेरिबेलम। तो ये शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण नियमन करता है, जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। चलो बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की संधि को क्या कहते हैं। देखो न्यूरॉन की आपने संरचना देखी होगी, ये आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर तंत्रिका कोशिका दिख रही है। ये लास्ट वाला भाग आ गया। अगला क्या कहता है, ये डेंड्रोइन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा डेंड्राइट, ये डेंड्राइट वाला भाग होता है और एक एक्सॉन वाला भाग होता है। इन दोनों के बीच में जो संधि बनती है उसको क्या कहते हैं, स्थायी सेतु, संधि बिंदु, संधि सिनेप्स। तो दोस्तों याद रखना इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको सिनेप्स के नाम से जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। दैनिक लयबद्ध, सोने जागने उठने बैठने, रात में नींद आती है, आंखें खुलती हैं बंद होती हैं, सोने जागने, दैनिक लय का नियमन पीयूष ग्रंथि करती है, पीनियल ग्रंथि करती है, थायराइड करती है, अग्नाशय करती है, अधिवृक्क ग्रंथि करती है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहुंच जाइए फटाक से करेक्ट ऑप्शन के पास में। तो याद रखना इस पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है दैनिक लयबद्ध नियमन की ग्रंथि। इसको जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं, लैंगिक जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। इसको मनुष्य की तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी पर्सन बनेगा, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। मैंने बहुत सारी शिफ्ट देखी है, उनमें रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, प्रजनन जो तंत्र है, जनन जो तंत्र है, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में विली, विलाई, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा। बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण कौन देगा। तो याद रख लेना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा को अपरा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, याद रखना प्लेसेंटा या अपरा। चलो आगे बढ़ते हैं
7 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि शुक्राणु मिलते हैं या पाए जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अंडवाहिनी जो होती है और या जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं उसके अंदर ये मिलते हैं। तो आपको याद रखना है शुक्रवाहिका एक ऐसी नलिका होती है जो शुक्राणु वर्षण से, जिसके द्वारा शुक्राणु वर्षण से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसके द्वारा फल का परिवर्धन होता है? पिछली शिफ्ट में आया था कि बीजांड से बीज बनता है, तो उसी प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन की फल का परिवर्धन किससे होता है? अंडाशय से, पत्तियों से, बीजांड से, या फिर ये तीनों सही हैं? बिल्कुल 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों याद रखना है इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी अंडाशय से किसका परिवर्धन होता है? फल का परिवर्धन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे लाडलो, मानव आमाशय में भोजन पाचन में सहायक एसिड है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो पाचन में काम आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। राइट क्या होगा पहचान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आमाशय में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो आप पहुंच गए होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और याद रखना बच्चों इसकी पीएच का मान 1 से 3 के बीच में होता है, जो आमाशय में भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम करता है। और ये क्या काम करता है? रोगाणु को नष्ट करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, जुड़ जाइए क्लास के साथ में। शेयर करना न भूलें, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर के आया हूँ, बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये अपना। चलो 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? पहले तो आपको बताना गुर्दा क्या है, आपको ये समझना है। अपनी सामान्य भाषा में, दैनिक बोलचाल की भाषा में शरीर के किसी एक अंग को गुर्दे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है किडनी को, वृक्क को क्या कहा जाता है? गुर्दा कहा जाता है। इसकी क्रियात्मक इकाई की बात कर रहा है, ऑप्शन में दे रखा है न्यूरॉन, धमनी, एक्सोन, नेफ्रॉन। बिल्कुल पहचान कीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर। जी हाँ बिल्कुल राइट, जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। हृदय पेशियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से ये क्वेश्चन नहीं बना हो। देखो रेखित शाखान्वित अनैच्छिक होती है, इसके अलावा अरेखित शाखान्वित अनैच्छिक होती है, रेखित अशाखित अनैच्छिक होती है, रेखित शाखान्वित और ऐच्छिक होती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो हृदय की जो पेशी होती है वो अनैच्छिक पेशी होती है, यानी जिसके ऊपर अपनी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता। और हम जानते हैं अनैच्छिक पेशी अरेखित होती है। तो यहाँ पर जो बच्चे पहुँचते हैं आंसर के पास में, बी आंसर के पास में पहुँच जाते हैं, और पहुँच जाते हैं क्योंकि अनैच्छिक के साथ में आप किसको लेकर के चलेंगे? अरेखित को, और वहीं अपना गलत हो जाएगा। दोस्तों याद रखना हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशी होने के साथ साथ में रेखित पेशी होती है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करोगे? जी सर कर लेंगे। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन होता है? ये देखो विखंडन, मुकुलन, अवखंडन, बीजाणु जनन। आपने देखा होगा कि हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है, ईस्ट के अंदर मुकुलन होता है, स्पंज के अंदर मुकुलन होता है। बिल्कुल ये पढ़ा ना, तो ये याद रखना। मुकुलन के 3 एग्जाम्पल बता दिए मैंने, हाइड्रा, ईस्ट और स्पंज। स्पाइरोगायरा में अवखंडन विधि के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है या कायिक जनन होता है। अब देखो त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण का मापक, देखो त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आप यहाँ से अच्छी तरीके से इसके फॉर्मूले को देख सकते हैं। ए बराबर वी माइनस का यू अपॉन में टी। वी यहाँ पर अंतिम वेग है, यू यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, और वेग में परिवर्तन में लगा समय स्मॉल टी है। आया? तो देखो अब दूरी हमेशा किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। और समय की छोटी यूनिट को किस में माप लेते हैं? सेकंड में। लेकिन आपको याद रखना है मीटर प्रति सेकंड नहीं करना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण का मापक इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भूलना नहीं है बी ऑप्शन के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, देखो ये कोई प्रति इकाई क्षेत्रफल है, इस इकाई क्षेत्रफल के ऊपर, जैसे यहाँ पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, दबाव कहते हैं,
ऊर्जा कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या करोगे यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो। और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दाब। बिल्कुल याद रखना, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। और दोस्तों काम की बात बता देता हूँ, दाब का मात्रक होता है पास्कल। भूल मत जाना, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन देखो। अब 15 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहोगे। देखो द्रव्यमान इसका मतलब m और वेग इसका मतलब v। याद करो ऐसा फॉर्मूला आपको कहाँ मिला था साइंस में। संवेग कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहेंगे, श्यानता कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। बताओ करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही दमदार और शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बच्चों याद रखना है इसका P बराबर का mv, यानी संवेग कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे, संवेग। तो अपना ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। स्थिति के कारण से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, चुंबकीय, भूतापीय, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल करेक्ट कर पाओगे। जी हाँ, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ताप के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। चुंबक के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। चलो 17 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। बताओ तो 1 किलोवाट घंटा किसका है, शक्ति का। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, यूनिट के नाम से भी जानते हैं। चलो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, वजन की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की। बिल्कुल करेक्ट आंसर कीजिएगा। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूरी की होती है। किसकी होती है, प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि देखो वायु में ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है, 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। यदि दाब को बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, 664 होगी, 332, 166, 100। बताओ। तो बच्चों ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन मैंने डाला। यहाँ पर दुगुना नाम आते आप 332 का दुगुना 664 कर लेंगे, लेकिन दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट। बिल्कुल दमदार क्वेश्चन रहा। चलो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तत्व वे पदार्थ हैं जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, 2 परमाणुओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, किसी भी प्रकार के परमाणुओं से नहीं बने होते हैं। बताओ तत्व किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बताओ सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या मानोगे आप। तो याद रखना बच्चों, दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। वायु एक है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, विद्युत अपघट्य है। वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ वायु क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या विद्युत अपघट्य है। तो दोस्तों गलत मत कर देना, वायु एक प्रकार का मिश्रण है, तो बी ऑप्शन अपना सही होगा। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, और मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है पित्तल एक मिश्र धातु है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पित्तल किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस टिन, जिंक प्लस टिन, तांबा प्लस एल्यूमिनियम और तांबा प्लस जिंक। बताओ पित्तल को किससे बनाते हैं। तो याद रख लेना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तांबा प्लस जिंक को मिलाकर के पित्तल बनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, एक सूत्र पक्का आएगा रासायनिक यौगिकों का। पीछे वाली एग्जाम में बुझा हुआ चुनना, बिना बुझा हुआ चुनना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। शक्कर दूध का मिश्रण, रेत लोहे का मिश्रण, मिट्टी पानी का मिश्रण, तेल पानी का मिश्रण। बताओ समांगी मिश्रण का सटीक ऑप्शन कौन सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 नंबर ऑप्शन
यानी इन 4 ऑप्शन में शक्कर व दूध का जो मिश्रण है इन 3 की तुलना में कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूल मत जाना। प्रकाश की गति कितनी होती है ये पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो क्या करोगे यहाँ पर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की गति होती है। 25 नंबर क्वेश्चन को मैंने लिख करके आपको बताया है, तो आप भूल मत जाना, याद रखना। 26 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का प्लायन वेग आने वाला था शिफ्ट में, लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा मिनट इस प्रकार से दिया हुआ मिलेगा, लेकिन भूल मत जाना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड वाला ऑप्शन करना आपको। पृथ्वी का पलायन वेग, यदि किसी पिंड को, किसी वस्तु को इस वेग से फेंका जाए तो वो पलायन कर जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाएगा, पुनः लौट करके नहीं आएगा। अब देखो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन अपने आपके लिए रामबाण साबित होगा। कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र, देखो कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं। साधारण नमक की मैं यदि बात करूं तो इसका सूत्र होता है NaCl, बिल्कुल याद रख लोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कास्टिक सोडा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कास्टिक सोडा, तो आपको याद रखना है कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, और इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर एक सूत्र की और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दे दे विरंजक चूर्ण, यह आ सकता है विरंजक चूर्ण, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहा जाता है, विरंजक चूर्ण कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इससे रिलेटेड कुछ बातें। देखो एक तो आपको नेफ्रॉन के बारे में बिल्कुल पढ़ के जानना है दोस्तों। नेफ्रॉन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन इकाइयां पाई जाती हैं। ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का काम करती हैं, बिल्कुल। अब मैं थोड़ी जनन की बात करूं तो जनन तंत्र से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो आपको याद रखना मानव के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है दोस्तों। कैसा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रख लेना युग्मक जनन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा और बात करें इसके बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगला पूछ ले कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपको याद रख लेना है, ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, धातु एवं अधातु, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आया था कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु है, मरकरी। मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको यह बताया था अधातु भी पूछा जा सकता है, तो दोस्तों याद रखना ब्रोमीन होगा। कौन सी अधातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो ब्रोमीन होती है। अब देखो इसके अलावा बात करते हैं एकमात्र ऐसी अधातु जो चमकीली होती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है, बाकी प्रकृति में जितनी भी अधातु होती है वो कभी भी चमकीली नहीं होती है, तो याद रख लेना चमकीली अधातु कौन सी है, तो आपको करना है आयोडीन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन की संयोजकता आ सकता है, कार्बन में तत्व से उठा रहा हूँ प्रश्न, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। हाइड्रोजन की संयोजकता पूछ ले तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन में विटामिन डी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये विटामिन वाला पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी आज की क्लास। विटामिन ए का नाम पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इसको रेटिनॉल कहते हैं दोस्तों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल। नाम पूछे जाएंगे रोगों के साथ साथ में, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। मैं ये क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल एमीन होता है, तो विटामिन के जो नाम है वो पूछे जाएंगे, नाम को बड़ी गौर से पढ़ के जाना है दोस्तों। अब इसके बाद देखो बात करते हैं काम की बात। विटामिन जो होती हैं वो जल में घुलनशील और अघुलनशील होती हैं, तो देखो जल में जो अघुलनशील हैं और वो वसा में घुलनशील होती हैं, उनकी यदि बात करें तो आपको एक ट्रिक याद रखनी, कीड़ा, और कीड़ा का मतलब विटामिन KEDA, ऐसे विटामिन हैं जो जल में अघुलनशील हैं। जल में कैसे हैं ये
अघुलनशील। बाकी बच गया कौन, बी और सी, ये जल में कैसे होते हैं, घुलनशीले होते हैं। भूल मत जाना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से जल में अघुलनशील विटामिन है, तो कीड़ा शब्द से याद कर लेना। 4 ही विटामिन ऐसी होती हैं जो जल में अघुलनशील होती हैं, बी और सी कैसी होती है, घुलनशीले होती हैं। चलो इसी प्रकार की जानकारी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है विटामिन डी, दोस्तों इसका नाम होता है कैल्सीफिरोल। कौन सा होता है, कैल्सीफिरोल। और विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है रिकेट्स। भूल मत जाना, लिख रहा हूँ साथ साथ में, को क्या होता है, रिकेट्स होता है। इसी प्रकार से आपको दिख रहा है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल या टिकोफेरोल के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखना, इसकी कमी से बांझपन रोग उत्पन्न हो जाता है या जनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन के, जिसको आप क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। यदि इसकी कमी हो जाए तो रुधिर का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। याद रखना, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी1, तो दोस्तों याद रखना इसका नाम होता है थाइमीन, और इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, भूल मत जाना, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 पेंटाथेनिक एसिड होता है। ये आपको कन्फ्यूज करेगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी हैं जहाँ पर बी5 को कहा गया है नियासिन और बी3 को कहा गया है नियासिन, तो ये आपका गलत करवा देगा। बी3 को कहा जाता है पेंटाथेनिक एसिड, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। विटामिन बी5, याद रखना बी5 को कहते हैं नियासिन, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद कर लेना पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। बी6 को कहते हैं पायरिडोक्सिन, और दोस्तों बी7 जो है इसको कहा जाता है बायोटिन, या इस विटामिन को एच विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी12 को साइनोकोबाल एमिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन जो सी है इसको कहा जाता है एस्कोर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और साइनोकोबाल एमिन जो है ना, इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग हो जाता है, घातक एनीमिया रोग हो जाता है। इस प्रकार से आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको 30 क्वेश्चन थे, जिसमें बहुत अधिक जानकारियां देखने को मिली। लगातार चैनल के साथ में बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन को और अधिक बढ़ाते रहिए, मजबूत कीजिएगा, और खुले दिमाग के साथ में विदाउट डिप्रेशन टेंशन के साथ में एग्जाम में जाइए, पेपर को हल करने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।